मैं हरिप्रसाद अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय बहरोड, आपका एक बार पुनः इस वीडियो में स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के अंतर्गत मुग़ल साम्राज्य के प्रमुख स्रोतों का अध्ययन कर रहे थे और उसके अंतर्गत हमने अकबर के शासनकाल तक के ऐतिहासिक स्रोतों का अध्ययन किया था और आज हम उससे आगे के यानी जहांगीर के शासनकाल से लेकर मुग़ल साम्राज्य के आगे के जो भी शासनकाल रहा है उसके ऐतिहासिक स्रोतों का अध्ययन करेंगे। और इस क्रम में पहला जो ग्रंथ लिया जाता है जहांगीर के समय से, क्योंकि जहांगीर के समय से पहले अकबर के शासनकाल तक जो भी साहित्यकार, इतिहासकार, ग्रंथकार हुए उन सब का हम अध्ययन कर चुके हैं। उससे आगे की कड़ी को प्रारंभ करते हुए सर्वप्रथम इस श्रृंखला में जिस ग्रंथ का नाम आता है वो है तुजुके जहांगीरी। तुजुके जहांगीरी सम्राट जहांगीर द्वारा लिखित आत्मकथा है। इसे तारीख़ सलीम शाही, वाक़यात जहांगीरी और जहांगीर नामा के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि हमने बाबरनामा के बारे में पढ़ा था कि वह बाबर की आत्मकथा है, बाबर द्वारा लिखित है, ठीक इसी प्रकार तुजुके जहांगीरी भी जहांगीर द्वारा लिखित आत्मकथा है और इसे जहांगीर नामा के नाम से भी हम जानते हैं। इसमें जहांगीर के शासनकाल के प्रथम 18 वर्षों का वर्णन मिलता है। आरंभिक 12 वर्षों का वर्णन स्वयं जहांगीर ने लिखा है, जबकि बाद के 6 वर्षों का वर्णन अर्थात 13वें वर्ष से लेकर 18वें वर्ष तक का वर्णन मुतामिद खां द्वारा लिखा गया है। इसका कारण यह था कि इस वर्ष जहांगीर का स्वास्थ्य खराब हो गया था और इस कारण जहांगीर ने स्वयं लिखना बंद कर दिया था और उसने मुतामिद खां को यह जिम्मेदारी सौंपी थी। तुजुके जहांगीरी जहांगीर के शासनकाल के बारे में जानकारी प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण और प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। इसमें न केवल जहांगीर के शासनकाल की प्रमुख राजनीतिक घटनाओं की ही जानकारी मिलती है, बल्कि तत्कालीन भारत की सामाजिक और भौगोलिक स्थिति के बारे में भी विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त होती है। अकबर की सुलह कुल नीति ने हिंदू और मुसलमानों को आपसी संबंधों को किस सीमा तक प्रेमपूर्ण बना दिया था, इसकी जानकारी भी हमें तुजुके जहांगीरी के अनेक वृत्तांतों से होती है। स्वयं जहांगीर भी इस नीति का समर्थक था और इस पर अमल करने का प्रयास करता था। ये जानकारी भी हमें इस ग्रंथ से मिलती है और इस प्रकार जहांगीर के धार्मिक दृष्टि से उदार विचारों के शासन की शासक होने की पुष्टि भी इस ग्रंथ से होती है। अंत में तुजुके जहांगीरी से अकबर के शासनकाल की उन घटनाओं की भी जानकारी प्राप्त होती है जो जहांगीर से संबंधित है। कुल मिलाकर जहांगीर की आत्मकथा तुजुके जहांगीरी जहांगीर के शासनकाल के बारे में जानकारी प्राप्त करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है और ऐतिहासिक दृष्टि से ये बहुत उपयोगी भी है। अगला ग्रंथ इस क्रम में आता है इकबाल नामा ए जहांगीरी। इकबाल नामा ए जहांगीरी का लेखक मोतमिद खां ईरान का निवासी था और इसकी रचना मोतमिद खां ने जहांगीर के शासनकाल में उसके आदेश पर ही की थी। इसको 3 खंडों में विभाजित किया गया है। प्रथम खंड में मुग़ल वंश और तैमूर वंश से लेकर बाबर और हुमायूं के शासनकाल तक का विस्तृत विवेचन इसमें मिलता है। दूसरे भाग में अकबर के शासनकाल का वर्णन दिया गया है और तीसरे भाग में जहांगीर के शासनकाल का वर्णन लिखा हुआ है। जहांगीर के शासनकाल के लिए विशेष रूप से उसके शासन के 13वें वर्ष से लेकर उसकी मृत्यु तक की घटनाओं का वर्णन इतने विस्तार से अन्य किसी भी ग्रंथ में हमें प्राप्त नहीं होता है। अतः इस दृष्टि से इकबाल नामे जहांगीरी जहांगीर के शासनकाल की घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, प्रामाणिक और ऐतिहासिक स्रोत के रूप में
इसकी उपयोगिता मानी जाती है। नेक्स्ट है बादशाहनामा, जिसका लेखक था मोहम्मद अमीन कजवीनी। शाहजहां के आदेश पर इसने अपने ग्रंथ बादशाहनामा की रचना की थी। इसमें उसने सर्वप्रथम शाहजहां के शासनकाल के प्रारंभिक 10 वर्षों का इतिहास लिखकर बादशाह के सामने प्रस्तुत किया, किंतु ऐसा लगता है कि शाहजहां को कजवीनी की शैली पसंद नहीं आई, अतः उसने उसके आगे का हाल लिखने से रोक दिया। इस तरह कजवीनी ने बादशाहनामा में शाहजहां के शासनकाल के प्रथम 10 वर्षों का ही वर्णन मिलता है। अपनी इस रचना को कजवीनी ने 3 भागों में विभक्त किया है। प्रथम भाग में उसने शाहजहां की बाल्यावस्था से लेकर सिंहासनारोहण तक की घटनाओं का वर्णन किया है। दूसरे भाग में शाहजहां के शासनकाल की प्रथम 10 वर्ष की घटनाओं का वर्णन है, और तीसरे भाग में उस समय के प्रमुख संत फकीरों और कुछ विद्वान लोगों का उल्लेख किया गया है। इस दृष्टि से यह ग्रंथ शाहजहां की जानकारी प्राप्त करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट है बादशाहनामा, जिसका लेखक था अब्दुल हमीद लाहौरी। बादशाहनामा में लाहौरी ने शाहजहां के शासन के प्रथम 20 वर्षों के इतिहास का विस्तार से उल्लेख किया है। इसके बाद वृद्धावस्था के कारण वह आगे के वर्षों का इतिहास नहीं लिख सका। इन 20 वर्षों के इतिहास को लाहौरी ने 10 वर्षों के 2 खंडों में विभाजित किया है। प्रथम खंड में सामान्य घटनाओं के वर्णन के साथ साथ ही वह यथास्थान शहजादों और उस समय के प्रमुख अमीरों का भी विवरण प्रदान करता है। दूसरे खंड में उसने शाहजहां के शासनकाल की 10वें वर्ष से लेकर 20वें वर्ष तक की घटनाओं का विवरण दिया है, और इस खंड में उसने शाहजहां के दैनिक क्रम की छोटी से छोटी गतिविधियों का भी वर्णन किया है। इस प्रकार शाहजहां के शासनकाल के प्रथम 20 वर्षों के बारे में लाहौरी के बादशाहनामा में हमें विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है, और उसके शासनकाल के बारे में जानकारी प्राप्त करने का यह हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। माशिर-ए-आलमगीरी नेक्स्ट ग्रंथ है माशिर-ए-आलमगीरी। इसका लेखक मोहम्मद शकी मुस्तैद खां था। यह औरंगजेब का समकालीन था, और इसने अपने इस ग्रंथ को औरंगजेब के आदेश से लिखना शुरू किया था, और उसकी मृत्यु के 3 वर्ष बाद अर्थात 1710 में इसको लिख करके समाप्त किया था। इस ग्रंथ को औरंगजेब के शासनकाल के बारे में अत्यंत प्रामाणिक एवं विश्वसनीय ग्रंथ के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट है मुंतखब उल लुबाब। मुंतखब उल लुबाब, जिसे तारीख खाफी खां भी कहते हैं, इसका लेखक मोहम्मद हाशिम था, जो खाफी खां के नाम से भी प्रसिद्ध था। चूँकि औरंगजेब ने अपने शासन का इतिहास लिखने पर पाबंदी लगा दी थी, अतः उसके शासनकाल में तो खाफी खान ने अपने इस बहुमूल्य ग्रंथ को बहुत समय तक छिपाए रखा, और सम्राट मोहम्मद शाह के शासनकाल में इसको प्रकट किया। इसलिए मोहम्मद शाह ने उसको खाफी खां की उपाधि दी, जिसका अर्थ होता है छुपा हुआ। यह ग्रंथ भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के आक्रमण से प्रारंभ होता है, और मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के शासनकाल के 15वें वर्ष यानी 1773 तक का वर्णन इसमें मिलता है। इसलिए डाउसन ने इस ग्रंथ को मुगल वंश का इतिहास भी कहा है। औरंगजेब और उसके बाद के मुगल सम्राटों का 1773 ईस्वी का इतिहास उसने बहुत विस्तार से लिखा है, और चूंकि एक समकालीन इतिहासकार द्वारा लिखा गया है, अतः यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उपरोक्त मुस्लिम विद्वानों के अलावा मुगल काल में कुछ हिंदू इतिहासकार भी हुए हैं, जिन्होंने अपने ग्रंथ फारसी भाषा में लिखे हैं। इनमें 2 ग्रंथ विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। प्रथम भीमसेन बुरहानपुरी द्वारा लिखित नुस्खा-ए-दिलकुशा, और दूसरा ईश्वरदास नागरकृत फतुहात-ए-आलमगीरी। इनमें प्रथम औरंगजेब की दक्षिण नीति के लिए और दूसरा उसकी राजपूत नीति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इस प्रकार मुगल साम्राज्य के इतिहास की जानकारी के स्रोतों के रूप में तात्कालिक लेखकों, इतिहासकारों द्वारा लिखे गए उक्त ग्रंथ
मुगल साम्राज्य की जानकारी के लिए प्रामाणिक स्रोत के रूप में माने जाते हैं और इन समस्त ग्रंथों की सहायता से हम संपूर्ण मुगल साम्राज्य के इतिहास की जानकारी बहुत ही सुगमता से प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि इन इतिहासकारों में कुछ छोटे मोटे दोष भी हैं, लेकिन उन सब के बावजूद भी इतिहास की जानकारी के लिए ये ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम इससे आगे की चर्चा करेंगे।